गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 19 अगस्त 2020 की वर्कशीट्स को। बेटा, जो 19 अगस्त 2020 की वर्कशीट है, आज की आपकी पहली वर्कशीट है गणित की। तो गणित की वर्कशीट देख लेते हैं। ये वर्कशीट नंबर 20 है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम। बेटे, पिछली क्लास में हमने शुरू करा था रेखाएं और कोण, लाइंस और एंगल्स नाम का एक चैप्टर है आपका मैथ्स का, हमने वो शुरू किया था। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो वो कहता है कि आकृति 1 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म या जोड़ा बनता है। ये कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तथा यह एक दूसरे के बराबर होते हैं। जरा इस डायग्राम को देख लेते जो यहाँ साइड पे बना है। इस डायग्राम को आपने देखा, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम को जब हम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर दो लाइनें हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। जो कैंची वाले कोण बने हैं आमने सामने, इन कोणों को हम कहते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। नाम अपने आप में बता रहा है, शीर्षाभिमुख मतलब जिनके शीर्ष एक दूसरे से उल्टे जगह पर स्थित है। ये जो शीर्षाभिमुख कोण है बेटा, ये शीर्षाभिमुख कोण दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच में बनता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं, और ये कोण बराबर होते हैं। यानी कि अगर मैं इन्होंने इसको कोण 3 और कोण 4 का है, तो कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं। फिर है आकृति 2 में रेखाएं M और N को रेखा L के दो विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है। तो एक रेखा हमारी ये M है, एक रेखा ये N है, और एक तीसरी रेखा इसको काटती है। ऐसा करने पर अगर आप देखेंगे तो L एक तिर्यक रेखा है। अब वो कहता है कि 1 2 7 8 बाह्य कोण है। ये जो कोण बाहर की तरफ है, अब देखिए ये तो अंदर वाला हिस्सा हो गया, तो अंदर की तरफ नहीं, ये जो कोण बाहर की तरफ है इन्हें हम कहते हैं कि ये बाह्य कोण है। और जो कोण अंदर की तरफ है यानी कि 3 4 5 6, ये हमारे आंतरिक कोण हैं। आंतरिक कोण अंदर की तरफ होते हैं और बाह्य कोण भीतर की तरफ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं संगत कोण। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों रेखाओं की संगत स्थितियों पर बने कोणों को संगत कोण कहा जाता है। संगत कोण मतलब क्या होता है? संगत कोण का मतलब होता है ऐसा जो समान स्थिति में बने। अब जैसे यहाँ देखिए, ये एक एंगल जो कोण है वो यहाँ लाइन के ऊपर बैठा है, तो 5 भी इसके बिल्कुल नीचे वहीं लाइन के ऊपर बैठा है। तो ऐसे कोणों को जो एक समान स्थिति में होते हैं उनको संगत कोण कहते हैं। तो 1 का संगत कोण हो गया 5, 4 का संगत कोण हो गया 8, ऐसे ही 2 का संगत कोण हो गया 6, और 3 का संगत कोण हो गया 7। तो ये हमारे हो गए संगत कोण। फिर आता है एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होते हैं? जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब तो कोण आसन्न कोण ना हो, जो कि आंतरिक या बाह्य कोण हो, और तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में हो तो एकांतर कोण कहते हैं। बेटा, मैं इसकी अगर आपको ट्रिक सुनाऊं कि इसकी ट्रिक क्या है, तो आपको Z देखना है। जहां Z बनता है, Z के अंदर के एंगल्स को हम एकांतर कोण कहते हैं। अब देखिए, ये एक Z बन रहा है, Z के अंदर के जो कोण है ये एकांतर कोण है 4 और 6। Z उल्टा भी बन सकता है, देखिए, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है। ठीक है बेटा। तो बाह्य कोणों को, अब आकृति 3 में बाह्य कोणों को ध्यान से देखिए, तो एक का एकांतर बाह्य कोण 7 होगा। अब इस एक का एकांतर बाह्य कोण 7 होगा, क्योंकि जब हम Z बनाते हैं तो Z में बाहर वाला हिस्से का एंगल भी काउंट होता है। ऐसे ही 2 का बाह्य कोण 8 होगा, और जो बाह्य कोण होते हैं वो आपस में बराबर भी होते हैं। एकांतर, सभी एकांतर कोण, चाहे वो एकांतर कोण भीतर की तरफ हो या एकांतर कोण बाहर की तरफ हो, वो कोण बराबर होते हैं। अब उन्होंने कुछ क्वेश्चन हमें कहा है सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है आकृति 4 में यदि ए बी समांतर है सी डी, ए बी सी डी के समांतर है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है हमें x और y का, तो मान ज्ञात कर लेते हैं। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है कि ये 130
और ये x आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे वो आप बता सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो सेम स्थिति में, समान स्थिति में बैठे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर जो कर रखा है। तो देखिए x जो होगा वो 130 होगा क्योंकि यह दोनों संगत कोण है, और जो y होगा वो x के बराबर होगा। y 130 के बराबर भी हो सकता है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, y x के बराबर भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। तो ये बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, एकांतर कोण है तो ये y बराबर 130 हो गया। ठीक है, तो इससे आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं, तो y बराबर 130 डिग्री। अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरे क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो फिर मुझे यहाँ पे एक z बनता हुआ दिख रहा है। इसमें भी x और y निकालने हैं, तो x की वैल्यू 50 होगी। हमने लिख दिया x बराबर 50 क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। अब ध्यान से देखिए कि ये तो एकांतर कोण हैं, इसके अलावा ये भी तो एक z बन रहा है, तो ये 127 इस पूरे कोण के बराबर होगा। और ये वाला पूरा कोण जो है आपके सामने वो क्या है, y जमा 50 किसके बराबर, 127। तो y का मान क्या हो गया, 127 माइनस 50, तो y का मान आ गया 77। तो बेटा आंसर आपके सामने है पहले क्वेश्चन का और दूसरे क्वेश्चन का। हम बढ़ रहे हैं आगे आज की दूसरी वर्कशीट पर, जो कि मेरे हिसाब से होगी विज्ञान की। तो विज्ञान की वर्कशीट देखते हैं। विज्ञान की वर्कशीट में वो कहता है, जिज्ञासा दीदी हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या हैं और यह एक कोशिका कैसे कर पाती है। तो जीवन क्रियाओं की आज बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ज्ञान, जैसे कि तुम जानते हो किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि, उत्सर्जन, भोजन, पोषण करना, सांस लेना इत्यादि। ये सभी आवश्यक क्रियाएं जीवन क्रियाएं कहलाती हैं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान में संपन्न होती हैं। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। तो बेटा जैसे कोशिका होती है, कोशिका में काम करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं कि वो कोशिकांग है। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग। अंग आपको पता है, अंग मतलब होता है शरीर का हिस्सा। तो कोशिकांग कोशिका के अंग, वो कोशिका के अंग जो कोशिका के लिए विभिन्न काम करेंगे। जैसे आपके शरीर के अंग आपके लिए विभिन्न काम करते हैं, ऐसे ही कोशिका के अंग कोशिका के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। अब कोशिका के अंग कौन कौन से हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। तो प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य होता है जो इन विशिष्ट कार्यों में मदद करता है। तो ये सभी कार्य होते हैं, अंगक होते हैं। देख लेते हैं। तो ज्ञान यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल ज़रूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। बेटा वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली एक दरवाजे की तरह है। ये कोशिका के अंदर जाने वाली और कोशिका के बाहर आने वाली चीज़ों को नियंत्रित करती है। जरूरी पदार्थ जैसे O2, CO2, पोषक तत्व, जल इत्यादि विसरण और परासरण क्रियाओं से कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते हैं। पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जिसे विसरण कहते हैं। तो विसरण का मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ जहाँ उसकी मात्रा ज़्यादा है वो वहाँ से वहाँ चला जाएगा जहाँ उसकी मात्रा कम होगी, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विसरण। कोशिका झिल्ली में जल का विसरण परासरण कहलाता है, और अगर जल एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसको हम कहते हैं परासरण। विलयन की सांद्रता पर कोशिका पर प्रभाव जल की सांद्रता से आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। तो जल कितना है किसी कोशिका के अंदर, उसके आधार पर ये सब चीज़ें, इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। इसको 3 विभागों में बांटा जाता है। और 3 विभागों में कैसे बांटते हैं। पहला, अल्प परासरणी दाबी। विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल, कोशिका फूलने लगेगी। तो अल्प परासरण दाबी, इसका मतलब है कि जो कोशिका है उसके अंदर जल की मात्रा कम है और कोशिका के आसपास जल की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा कि आसपास से सारा जल कोशिका के अंदर जाने लगेगा, और कोशिका के अंदर जाने की वजह से कोशिका क्या हो जाएगी,
कोशिका फूल के बड़ी हो जाएगी। दूसरा है समपरासरण दाबी, कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान, कोशिका आकार में कोई परिवर्तन नहीं। तो समपरासरणी में क्या होता है कि जितना सामान कोशिका मतलब जितना जल कोशिका के अंदर है उतना ही जल कोशिका के बाहर है, तो ना तो कोशिका मोटी होगी और ना ही कोशिका पतली होगी, कोशिका एक समान रहेगी। और तीसरा है हमारा अतिपरासरण दाबी, तो विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल कोशिका सिकुड़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि कोशिका के अंदर जो जल होता है वो ज़्यादा होता है और कोशिका के आसपास जो जल होता है वो कम होता है। तो आसपास जल कम होने की वजह से कोशिका का जल आसपास जाने लगता है और कोशिका इससे सिकुड़ने लग जाती है। अब दूसरी तरफ उन्होंने लिखा है कि पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंजन कहते हैं। तो जीव द्रव्य कुंजन क्या होता है, सरल शब्दों में समझाऊं, कोशिका के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे कोशिका सिकुड़ जाएगी। कोशिका की इस सिकुड़न को जीव द्रव्य कुंजन कहा जाता है। आगे है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है? तो बेटा कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है? कोशिका झिल्ली कोशिका की बाहरी परत है जो केवल ज़रूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जीव द्रव्य कुंजन चित्र की सहायता से समझाइए। तो अब चित्र आपके सामने ऊपर बना है, इस चित्र को देखेंगे, धीरे धीरे देखो ये कोशिका सिकुड़ती जा रही है। तो चित्र यहाँ से बना लो। उत्तर यहाँ लिखा है मैंने कि पादप कोशिका में परासरण द्रव्य द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित अतिरिक्त पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंजन कहते हैं। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है? अभी बताया कि कोशिका झिल्ली पारगम्य भाग होती है। और चौथा है, उन्होंने पूछा है हमसे कि बेटा किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखने पर उसमें क्या बदलाव होगा? अब अल्प परासरण दाबी विलयन कैसा होता है? ऐसा विलयन जिसमें पानी ज़्यादा है। अब कोशिका के अंदर पानी कम, बाहर पानी ज़्यादा, तो होगा क्या, धीरे धीरे जो पानी है वो कोशिका के अंदर जाना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा कि किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखने पर वह जल कोशिका के भीतर चला जाएगा तथा कोशिका या फिर किशमिश वो दोनों ही फूल जाएंगे। तो बच्चों हमने डिस्कस कर ली आपकी मैथ्स की वर्कशीट और साथ ही साथ आपकी विज्ञान की साइंस की वर्कशीट। अब आपकी एक वर्कशीट बची हिंदी की, उसका वीडियो, हिंदी की वीडियो जो हिंदी का सॉल्यूशन वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उस लिंक को खोल लीजिए। आज साथ में नहीं बनाई क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के लिए दोनों ही मीडियम के लिए हिंदी तो समान होती है, तो हिंदी का एक ही वीडियो बनाया है। तो बच्चों आपसे कल फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।